नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। संविधान की का पहला हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो डाल दिया था, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। आज हम लोग दूसरा देख लेते हैं, संविधान पर विदेशी प्रभाव। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। ठीक है, भारतीय संविधान जो संघवाद है वो कनाडा से लिया है। अमेरिका का जो संघवाद है वो फेडरल है, उसको हमने नहीं स्वीकार किया था। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांसीसी संविधान से लिए हैं। ये सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये सवाल पूछा है और ये तो कम दिया हुआ है एग्जाम के नाम, मैं जानता हूँ इसको बहुत जगहों पर पूछा गया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत तो फ्रांसीसी संविधान से लिए हैं। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं डीपीएसपी, वो किस संविधान से लिया है? आयरलैंड से। ठीक है, कितनी जगह पर पूछा है इसको। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने यह बात कही थी कि देखिए, चीजें उधार लेने में या बाहर से ले लेने में हमने ले लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी न किसी तरीके से तो हमको लेना ही था। बात होती है उसको पालन सही तरीके से कराने में। भारतीय संविधान के संबंध में क्या सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों के से संबंधित खंड कहाँ से लिया गया था? यह अंगीकृत किया गया था तो यूएसएसआर जो सोवियत संघ था विघटन से पूर्व, मतलब आज जो रूस है वो विघटन से पूर्व सोवियत संघ नाम था उसका, तो उसी से। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता दी गई है तो कनाडा से। ठीक है, भारत के संविधान की जो एकल नागरिकता की विशेषता है वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में एकल नागरिकता है, भारत में भी। अमेरिका में 2 नागरिकताएं चलती हैं, केंद्र की राज्य की अलग अलग। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, डेनमार्क का संविधान से भारत ने कुछ नहीं लिया है। भारत में राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी से लिया गया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जो है जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकृत किया गया है संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान से। संयुक्त मौलिक अधिकार लिए गए हैं। विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो चलता है, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही विजय माना जाएगा, ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। जो आप देखते हैं ना, जो सांसद और विधायक चुनाव में जो आप वोटिंग करते हैं या कोई भी चुनाव में भारत में जो आप वोटिंग करते हैं, जो नागरिक वोटिंग करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि किसको सबसे ज़्यादा मत मिले, है ना। फिर दूसरे नंबर पर किसको, तीसरे नंबर पर किसको। तो मतों की संख्या जो सबसे ज़्यादा पा जाता है वही विजयी होता है। पहला खंबा छूना, सबसे पहले खंबा छूना, दौड़ लगाई जा रही है, जो सबसे पहले खंबा छू ले, तो यही है कि जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त कर ले वही विजयी। तो उसको शब्द दिया गया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई इंग्लैंड के संविधान से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना है फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकाल का प्रावधान, तो आपातकाल लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से निकला है। ठीक है, समाजवाद रूस से लिया गया है, कहने का मतलब है रूस। जो समाजवाद है वो 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। समाजवाद शब्द को 2 और शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवाद भी उनमें एक था। तो ये जो है रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा का पुनरावलोकन, ये जो है अमेरिका की संविधान से लिया गया है। जैसे आपने शब्द सुना होगा कि फैसले की न्यायिक समीक्षा की गई या किसी आदेश की न्यायिक समीक्षा की गई, तो अमेरिकी संविधान का प्रावधान था। भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश से संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है? तो कनाडा से। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, ये कनाडा के संविधान में से लिया गया है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से।
भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व ये जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना, ठीक है। भारतीय संविधान के वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। देखिए अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है, मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करा दिया है, ठीक है। अब दीर्घकालीन परियोजनाएं, अल्पकालीन परियोजनाएं और इस तरह की परियोजनाएं अब चलती हैं। हर परियोजना को उसकी स्थिति के हिसाब से, वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से तय किया जाता है कि इसको कितने समय में हमें पूर्ण करना है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना जैसा जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू रही स्वतंत्रता से लेकर के 2014 तक। जो लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2017 तक चली थी शायद, हाँ 2017 तक चली थी। उसके बाद से पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई। भारतीय नागरिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिनिधि हैं? तो ब्रिटेन की। जैसे ब्रिटेन में राजा होता है तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री होता है तो हमारे यहाँ भी होता है। भारत में संघ राज्य संबंध की समानता कनाडा के संविधान से तथा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो केंद्र राज्य संबंध है। भारत में द्विसदन की प्रणाली की विशेषता ये ब्रिटेन से ली गई है। भारत के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत जो है भारत सरकार अधिनियम इससे लिए गए हैं। एक्चुअली आप ये कहेंगे कि यहाँ तो आयरलैंड था, तो आयरलैंड से लिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, और भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे संविधान में उठा के डाल लिया गया, ठीक है। तो मुख्य स्रोत तो आयरलैंड ही है। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। मंत्रिमंडलीय स्वरूप पोर्टफोलियो सिस्टम जो होता है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और स्वतंत्रता के सिद्धांत को फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान के कहाँ से उपबंध कौन सा उपबंध जो कनाडा से लिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ क्षेत्राधिकार होते हैं, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या क्षेत्राधिकार। तो एक परामर्शदायी जो क्षेत्राधिकार है वो कनाडा से लिया गया है, वो परामर्श दे सकता है, राष्ट्रपति उससे परामर्श ले सकता है, ठीक है, जब आवश्यक समझे ऐसा राष्ट्रपति। भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा, ठीक है, अमेरिकी संविधान से ली गई है। देखिए अनुच्छेद 14 में कानूनों का संरक्षण है, जो ये लिखा हुआ है, यानी विधियों का समान संरक्षण है और विधियों का संरक्षण है, ठीक है। विधि का समान संरक्षण और विधियों का संरक्षण है। तो विधियों के द्वारा जो समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया है और विधियों के शासन के अंतर्गत विधियों का जो संरक्षण है वो ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का शासन, ठीक है। तो ये दोनों अवधारणाएं अनुच्छेद 14 में लिखी हुई हैं। इसके बाद आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, जो ऊपर एक क्वेश्चन था, भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किए गए 1935 में भारतीय संविधान में। जर्मनी जो है आपात उपबंध है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से वित्तीय आपात लिया गया है और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। हाँ, मैं ये एक पॉइंट और इसमें बताना चाह रहा था, कानूनों का समान संरक्षण है और कानून के समक्ष समानता, ठीक है, एक पॉइंट वो भी है, कानून के समक्ष समानता। तो कानून के सामने सभी समान हैं, ये बात ब्रिटेन के द्वारा ली गई है और कानून को भी समान संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है, ये बात जो है अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो ये पॉइंट इस तरह से भी सवाल बना के वो पूछता है। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया था, अब जैसे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं, अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई 3:2 है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग है नीला, गहरा नीला। 1950 में किस फल को राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? आम को। भारत का राष्ट्र चिन्ह जो है वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
सत्यमेव जयते का उद्धरण राष्ट्रीय प्रतीक के पर देवनागरी लिपि में अंकित है, ये कहाँ से लिया है? तो मुंडक उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। जनगणमन जो जनगणमन है वो संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है तो 24 जनवरी 1950 को। देखो राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान जो है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है पिंगली वकैया। ठीक है, पिंगली वकैया ने राष्ट्रीय ध्वज बनाया था सबसे पहले। विशाल गिलहरी जायंट क्वेरल जो है वो राजकीय पशु है महाराष्ट्र का। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी है वुड पिजन। भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ 2002 से, सन 2002 से, क्योंकि भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 ये कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है, ये लागू हुआ था, ये इसी से संबंधित है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो तो दाएं छोर पर। वह भारतीय राज्य जिसने मलखंब को अपना राज्य घोषित किया है तो मध्य प्रदेश ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चिन्ह किसको दर्शाता है? धर्म के नियत का चक्र, मतलब धर्म के नियत का चक्र ये दर्शाता है और लगातार चलते रहने को भी दर्शाता है। कर्नाटक का राज्य फूल कमल है। झारखंड का राज्य फूल पलाश है। ठीक है, पलाश झारखंड में पाया जाता है। पलाश वही फूल है जो प्लासी का युद्ध, आप समझ रहे हैं, तो प्लासी का युद्ध जिस जगह पे हुआ था वहां पे पलाश के बहुत सारे पुष्प थे, तो उसी के नाम पर उस मैदान का नाम पलासी का मैदान रखा गया है क्योंकि वहाँ पलाश के मैदान थे। तो झारखंड का राजकीय पुष्प है। नागालैंड का राजकीय पुष्प क्या है? बुरुंश या रोडोडेंड्रॉन। एक सवाल पूछा था कि बुरुंश का फूल कहाँ पाया जाता है और उसमें हिमालय और ये सब ऑप्शन थे। ठीक है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु तो काला हिरन है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है तो गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। ठीक है, ये हाल ही में मोदी गवर्नमेंट के समय पे, फर्स्ट जो मोदी कार्यकाल था उसके समय पे ये हुआ था, तो इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल। सिंह कैपिटल का मतलब ये हो गया कि सारनाथ की जो स्तंभ था उसके ऊपर 3 शेर थे। ठीक है, 3 शेर, वो आपने देखे होंगे, 3 शेर उसमें बने हैं एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए तो उसी को सिंह कैपिटल बोला जाता है। उसी को तो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। वृषभ चक्र अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। कहने का मतलब ये है कि जो अशोक चिन्ह है उसमें 3 शेर हैं और उसके नीचे उसमें एक चक्र भी है, उसमें एक घोड़ा भी है और उसमें एक वृषभ भी है। ठीक है, घोड़ा वृषभ यानी कि सांड वगैरह जो होता है वो भी है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। देखिए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी इसी दिन बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज केवल 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि राज्य का राजकीय पशु पांडा है तो सिक्किम का। राजस्थान का राज्य पक्षी है सोन चिरैया, जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इसको। चंदन राजकीय वृक्ष है कर्नाटक का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां, 24 घंटे। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण से अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्योंकि मूल रूप से बंगाली भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था तो उसका हिंदी संस्करण अपनाया गया है, जनगण मन अधिनायक जय है। भारत का राष्ट्रीय गीत का उपन्यास है आनंद मठ। ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ पक्षी भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। तीन राज्यों का राजकीय पक्षी है ये। अब हम लोग आगे आ जाते हैं संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका विषय वस्तु पर।
भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करता है। राष्ट्र की अखंडता शब्द भी 42 संविधान संशोधन 1946 से जोड़ा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है, हैसियत और अवसर। संविधान की आत्मा प्रस्तावना में है, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी नहीं, कई संविधानविदों ने भी ये बात बोली है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया था। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े थे। 2 तो मैंने बताया ही आपको, एक शब्द और पंथनिरपेक्ष है। तो पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 368 के माध्यम से जोड़े गए थे। जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से जोड़े गए थे और संविधान में केवल एक ही बार अब तक संशोधन हुआ है, वो यही संशोधन है। ठीक है। आज भी इस समाजवादी वर्ड के लिए, कि समाजवादी वर्ड क्यों जोड़ा, बार बार गाहें बगाहें जो भी खाली होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट दायर कर देता है फेमस होने के लिए कि समाजवादी शब्द क्यों डाल दिए तुम। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने निर्णय में ये बात बताया है कि आप दुनिया भर के जो कम्युनिज्म है उससे अपने समाजवाद को मत तोलिए। भारत का अपना एक समाज है, 5 से 7 हजार पुरानी संस्कृति है हमारी। 8,000 साल पहले हम यहाँ चावल उगा रहे थे, तब से लेकर के हमने समाज बनाया है। तो हमारा समाज अपना अलग समाज है, हमारा राष्ट्रवाद अपना अलग राष्ट्रवाद है। वो दुनिया भर के जो दूसरे राष्ट्रवाद हैं उनसे उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। अक्सर जो अतिशाही लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समाजवाद का बस इंग्लिश मीनिंग जान लिए हैं कि कम्युनिज्म होता है, कम्युनिस्ट होता है, तो उसी से जोड़ करके लगे उसको वो करने, तो उसको डिफेंड नहीं करते हैं। जबकि भारतीय जो असल में रूस के प्रभाव से समाजवाद शब्द लिया गया था, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपने यहाँ भी तो समाज है, वहां पे समाजवादी शब्द तो भारत के संविधान में शुरू से होना चाहिए था। हमारा समाज अलग है, अपना गांव देहात का समाज है बढ़िया, अपनी संस्कृति है, अपने समाज के लोग। हम हर बार अपने भाषणों में, यही नेता लोग हर बार इस बात को कहते हैं कि हमारा समाज, हमारा समाज, हमारा समाज। लेकिन समाजवादी शब्द जैसे ही आ जाता है तो तुरंत कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं कम्युनिज्म की बात तो नहीं कर रहा है। तो कम्युनिज्म चीज अलग है, भारत का संविधान, भारत का राष्ट्रवाद चीज अलग है। और सुप्रीम कोर्ट ने हर बार अपने इन रिट को, इन जो इस तरह की रिट संस्थाओं द्वारा डाली जाती हैं उनको, या व्यक्तियों द्वारा, उनको खारिज किया है इसी बात पे कि भारत के समाजवाद को और भारत के राष्ट्रवाद को अब दुनिया भर के समाजवाद से मत तोलिए। और दूसरे शब्द जो पंथनिरपेक्ष और अखंडता है, तो ये भी जरूरी थे। भारत कोई किसी एक धर्म को संरक्षण तो देता नहीं है, सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है और सभी धर्मों से समान दूरी भी बना के रखता है और संरक्षण भी देता है। और अखंडता, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, ये तो मूल में होना ही चाहिए था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया धर्म निरपेक्ष शब्द। हालांकि पहले मूल अधिकार में धर्मनिरपेक्ष की झलक दिखती है हमारे यहाँ। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया। राष्ट्र की एकता शब्द को भी बदलकर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता कर दिया। पहले राष्ट्रीय एकता शब्द था, ठीक है, एकता तो ठीक है, लेकिन अखंडता भी जरूरी है, क्योंकि भाई देश टूटे नहीं। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करती है, प्रस्तावना कहलाती है। मतलब संविधान का आईना है प्रस्तावना, उसका एक छोटा मोटा रूप आप कह सकते हैं संविधान का। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस पर सवाल उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया है भारत संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के निर्माताओं की सोच के भारत के संविधान के एक हिस्से में परिचालित होती है, तो प्रस्तावना में। ठीक है। उनकी क्या सोच थी, उनके क्या उद्देश्य थे, इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना बनाई गई है। संविधान का वह भाग जो इनके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है वो प्रस्तावना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल में गणतंत्र शब्द जो सूचित है वो देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है। जो हमारे यहाँ गणतंत्र होगा, जो देश का प्रधान होगा वो निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। ठीक है। एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट।
तो हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और जो हेड ऑफ द स्टेट है, इसको भी अलग अलग समझने की जरूरत होती है। एक धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, ठीक है। मैं वैसे ही बता देता हूँ कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं राष्ट्रपति को, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। दुनिया भर में इसी तरह की व्यवस्थाएं लागू हैं, और गणतंत्र में भी ये व्यवस्था समझने लायक होती है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस किस चीज़ों के, क्योंकि कुछ सम्मेलन ऐसे होते हैं जहाँ पर इंग्लिश में बोल करके ये बताया जाता है कि हेड ऑफ द स्टेट को बुलाना है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को बुलाना है। तो ये सब गणतंत्र शब्द से ही परिचालित हैं, उन्हीं से आगे हैं ये सब। अगला पॉइंट है कि एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है उद्देश्यों एवं विचारों की समानता। प्रस्तावना को समांत की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है के मुंशी के द्वारा। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। तो संविधान में पहली लाइन लिखी है, हम सब भारत के लोग। तो अधिकार कहाँ से मिल रहे हैं? भारत की जनता से। वह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारत के संविधान की कुंजी कहा था या की नोट कहा था, तो सर अर्नेस्ट बारकर। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श लिया गया है रूसी क्रांति से। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना है उद्देशिका को। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे, सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो वो बंधुता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द पद जिसका अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, तो वह समानता है। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धर्मनिरपेक्ष शब्द। अब देखिए, जो 26 जनवरी 1949 को है, तो उसमें से कौन से 3 शब्द नहीं थे? धर्मनिरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, और समाजवादी शब्द, ये 3 शब्द नहीं थे जो 1976 में जोड़े गए। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976। वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र, संप्रभुता। वह समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल है 1976 में। संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है उद्देशिका को। भारत में सर्वोच्च है संविधान। संविधान का वह एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा लिया गया है, भाग 7, इसको निरसित कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, संघीय शब्द, ठीक है। यूनियन या फेडरल शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय इस प्रस्तावना में भी लिखी है और डीपीएसपी में भी लिखी है, नीति निर्देशक तत्वों में भी लिखा हुआ है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो संविधान की मूल संरचना, हालांकि उस समय कोर्ट ने नहीं बताया कि संविधान की मूल संरचना क्या है, लेकिन फिर भी उसने ये बात कही थी कि हम समय समय पर ये बात बताते रहेंगे कि संविधान की मूल संरचना क्या है, क्या इसके दायरे में आता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उसने अब तक बता दी हैं इसके अंडर में कि मूल संरचनाएं क्या क्या हैं। वैसे कुछ मूल संरचनाएं हैं जो कॉमन सेंस के आधार पर आप कह सकते हैं, जैसे प्रस्तावना में लिखी हुई चीज़ें हैं, मूल अधिकार में लिखी हुई चीज़ें हैं, और नागरिकता से संबंधित चीज़ें हैं कुछ, और रेट से संबंधित चीज़ें हैं, वो सब मूल अधिकार में आती हैं। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। आर्थिक स्वतंत्रता इसने लिखी है, जबकि स्वतंत्रता अलग है, मतलब उसमें स्वतंत्रता में उसमें लिखा हुआ है, स्वतंत्रता में लिखा हुआ है विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रताएं संविधान के प्रस्तावना में 5 तरह की हैं: विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यही क्रम है, इसी क्रम से याद रखिएगा, क्योंकि क्रम से पूछ लेता है। और जो न्याय है, जो आर्थिक है, वो न्याय है ना। न्याय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये हमने देखा ही है, ठीक है। और समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। इंडिया अर्थात भारत के राज्यों का एक संघ होगा भारतीय संविधान। इसमें यूनियन शब्द देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा से, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता। वही बात है कि स्वतंत्रता 5 तरह की है: विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये स्वतंत्रताएं हैं। और जो आर्थिक है वो न्याय है, ठीक है।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था यूएस के संविधान से। देखिए, उद्देशिका का विचार जो है यूएसए से, अमेरिका से लिया गया था, लेकिन जो भाषा है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली थी। भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित किया जाता है संविधान के प्रस्तावना में। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है कि भारत का राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समान संरक्षण देता है वो। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित किया जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय में। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी। ठीक है, हमारे यहाँ समाजवादी है, साम्यवादी नहीं है। साम्यवादी होता है कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युन, साम्यवाद वो होता है कम्युनिस्ट। समाजवादी तो अपना समाज जो जनरल होता है वो होता है। और समाजवाद का ही अगला चरण जो पश्चिम में जो फैला हुआ है, या जो चीन और रूस में फैला हुआ है, वो है समाजवाद का ही अगला चरण होगा साम्यवाद। इसलिए हमारे यहाँ के लोग, कई लोग जो होते हैं वो विरोध करते हैं इसका। लेकिन हमारे यहाँ का समाजवाद ही अलग है, तो वो साम्यवाद की तरफ कभी नहीं जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान का प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। भारतीय संविधान में संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यानी फेडरल की बात कर रहा है, और संघ शब्द का वैसे भी उल्लेख नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, ये संविधान में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, तो संघ है वो यूनियन शब्द है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप जो है इस सवाल को करिएगा जिसमें संघ शब्द आ जाए, तो उसकी इंग्लिश जरूर देखिएगा कि यूनियन लिखा है कि फेडरल लिखा हुआ है। ठीक है, फेडरल लिखा है कि यूनियन लिखा है। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किया जाता है बंधुता से। ठीक है, हम जो है उसमें लिखा हुआ है बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, भारत की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने प्रदर्शित किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को मतलब जो स्पीकर थे उनकी जगह, अस्थाई स्पीकर थे उनकी जगह जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 13 तारीख को ही उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। ठीक है, 47 में पास हुआ था, एक महीने बाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, तो यही 5 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। ठीक है, भारत के संविधान में भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है केसी व्हीलर ने। और समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। सही सुमेलित क्या है? गोलकनाथवाद जो है 1967 में आया, फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया। केशवानंद भारतीवाद जिसमें मूल अधिकार की बात थी 1973 में आया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसको मिनी संविधान बोला जाता है। अब अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र को अलग कर उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया वर्ष 1956 में। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य अलग होकर आंध्र प्रदेश से बना है तेलंगाना, ठीक है, 1914 में। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी होता है उपराज्यपाल। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ 1960 में। भारत में किसी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है संसद। ठीक है, 2014 में 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 में लिखा है ये बात। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 35A में राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के, जिसको 2019 में निरस्त कर दिया गया है। इसी को 370 और 35A को निरस्त किया गया है। उड़ीसा भारत संघ
में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है 1950 में। 1949 में भारत का हिस्सा बना था त्रिपुरा। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, भाग 8। 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था? तो मेघालय का। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो 1975 में। ठीक है, सिक्किम भारत का राज्य पहले बना, भारत का पहले वो सह राज्य बना, उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, उसके बाद जो है फिर इसको भारत का राज्य पूर्ण राज्य बनाया गया 75 में। ठीक है, तो 2 संविधान संशोधन 34 और 35 इसी परिप्रेक्ष्य में किए गए थे। गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया था 1967 में। वह संघराज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है तो पुडुचेरी और दिल्ली, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये 3 संघराज्य क्षेत्र वर्तमान में ऐसे हैं जिसमें विधानसभा है। वर्ष 1956 में मुख्यतः मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता। भारतीय संघवाद व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका के संविधान से उलट ये संविधान है। अमेरिका में है कि राज्य जो है अलग हो सकते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में घोषणा के तहत बना। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन के आधार पर संपन्न हुआ वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, सन 2000 में ही हुआ था। सन 2000 में 3 राज्य बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ सबसे पहले बना था, फिर उत्तराखंड बना है और फिर झारखंड अंत में बना है। झारखंड जो है वो 15 नवंबर को बना था, बिरसा मुंडा की जयंती पर। एक नए राज्यों के गठन के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल करना। ठीक है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य जो है तो सिक्किम है। तो यही मैंने बताया कि पहले इसको सह राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया, वहाँ पे वोटिंग कराया गया था कि भारत के राज्य में शामिल होना है कि नहीं, तो सबने भारत के पक्ष में वोट दिया था, तो सह राज्य के रूप में उसको शामिल किया गया और फिर उसके बाद उसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ है, नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम 1975 है, मेघालय 1970 है और नागालैंड 1961 है और 61 नहीं 63 है सर, और हरियाणा है बीच में उसके। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालक्रम क्या है? तो छत्तीसगढ़ है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड है। देखिए, जो सिक्किम है वो 1975 में बना था राज्य, अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है सन 2000 में बने थे। और उसमें छत्तीसगढ़ ना 1 नवंबर सन 2000 में बना था और झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 में बना था और इन्हीं के बीच में उड़ीसा वो है उत्तराखंड यूके, तो उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को बना था। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं 28 राज्य, 8 संघीय प्रदेश। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अवस्थित है करनाल और रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारे राज्य को में कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं है, एकदम स्वतंत्र राज्य है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अपना एक प्रतिनिधि वहाँ पे भेजते हैं, उनके द्वारा होता है। बाकी 3 राज्यों में वहाँ पे मुख्यमंत्री चुनने का भी प्रावधान है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहाँ से राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित नहीं होता, निर्वाचित होता है, तो पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम वर्ष ये पारित किया गया 2014 में। अब देखिए, ये जो है राज्यसभा के लिए एक सदस्य निर्वाचित होना संघीय क्षेत्र, अब तो दिल्ली से भी होता है और जम्मू कश्मीर से भी होता है। ठीक है, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों से भी निर्वाचित होते हैं राज्यसभा सदस्य। 1963 में एक अलग राज्य बनकर उभरा था नागालैंड। में अलग राज्य बना था नागालैंड, वही अभी मुझे कंफ्यूजन हुआ था यहाँ पे। नागालैंड जो है 1963 में बना था। ठीक है, हरियाणा 70 में, सिक्किम 75 में, मेघालय 70 में, सिक्किम 75 में। इसके बाद नागालैंड राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है 16 मई को। भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली।
ठीक है। और 1953 में इसकी घोषणा हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। झारखंड को वर्ष जो है 2000 में एक अलग राज्य बनाया गया। इसके साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी बने थे। भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य 1953 में था। वही आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के अंतर्गत ये किसके अंतर्गत राज्य बने थे? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत। 1987 में 23वें, 24वें, 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में ये राज्य बने थे तीनों। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया। ये तो मान लीजिए पुराना हो गया। किसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर। वह कौन सा क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? दादरा नगर हवेली। ठीक है, और 2019 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। कितने जिले हैं? 2 हैं। ठीक है, और अब जो है लद्दाख में इस साल 5 जिले और जोड़ दिए गए 2024 में। ठीक है, तो अब 7 जिले हो गए हैं। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। अभी भी 8 ही हैं 25 में भी। हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया 1971 में। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में जाना जाता है। इंडिया दैट इज भारत। भारत जो है ये भाग 1 उसमें अनुच्छेद 1 में लिखा है। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है, तो ऊपर मैं हरियाणा में कंफ्यूज हो रहा था, तो ये 66 में बना था। ठीक है, नागालैंड 63 में, हरियाणा 66 में, मेघालय 71 में और सिक्किम जो है 75 में। फिर झारखंड जो है ये 15 नवंबर देखिए 2000 को बना था। ये बिरसा मुंडा की जयंती है। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना था। नागालैंड जो है 1962, कहीं कहीं पे 63 भी देता है। झारखंड जो है सन 2000 को, तेलंगाना जो है 2014 को, सिक्किम जो है 1975 को बना था। तो इतना पॉइंट आप देखिएगा। ये दूसरा वीडियो है और फिर उसके बाद हम लोग तीसरे वीडियो में मिलते हैं।